हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के बारे में। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेकर जाने हैं। हालांकि जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें काफ़ी सारे डिटेल में बता दिया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देती हूँ। कुछ कुछ लोगों के डाउट्स भी हैं कि किस तरीके का मतलब हमारा सर्टिफिकेट होना चाहिए कैटेगरी का, और थोड़ी बहुत और कंसोलिडेटेड मार्कशीट नहीं पता है क्या होती है। तो वो मैं यहाँ पर आप डिस्कस करूँगी। बाकी मैं यहाँ पर बताऊँगी कि मेरा किस शिफ्ट में है एग्ज़ाम, किस दिन है, शिफ्ट सॉरी किस पैनल में है और किस टाइमिंग में है और किस डेट को है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि मैं किस तरीके से प्रिपरेशन कर रही हूँ और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या सोर्सेस फॉलो यहाँ पर आपको करने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंट आउट आपको चाहिए होगा एप्लीकेशन फॉर्म का। एप्लीकेशन फॉर्म जो हम फिल करते हैं तो उसका प्रिंट, उसकी पीडीएफ अगर आपने उस टाइम डाउनलोड की थी तो वो आपके पास होगी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अभी जो आपकी आईबीपीएस की वेबसाइट है, अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आरआरबी वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ में एक आपकी स्लिप होती है, ट्रांजैक्शन स्लिप, उसका भी ऑप्शन वहाँ पर आ रहा होगा, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए। उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था तो मैंने वो भी डाउनलोड कर लिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए दो चीज़ें आप चल सकती हैं यहाँ पर आपको। एक तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका बना होता है आपकी तहसील से बन जाता है वो। और नहीं, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अपनी क्लास 10th की मार्कशीट को यूज़ कर सकते हो एज अ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मेरे पास दोनों चीज़ें हैं और मैं दोनों ही लेके जाऊंगी क्योंकि 10th की मार्कशीट तो लेके जानी ही है। तो आप एज अ डेट ऑफ बर्थ आप क्लास 10th की मार्कशीट उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तीसरा जो है आपका मार्कशीट फॉर ईच सेमेस्टर स्लैश ईयर स्लैश कंसोलिडेटेड। तो यहाँ पर स्लैश दे रखा है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास, देखो, अगर कंसोलिडेटेड है, कंसोलिडेटेड का मतलब ये होता है कि सारे सेमेस्टर का जो भी आपका रिजल्ट होता है वो एक ही मार्कशीट में होता है। मेरे पास जो मार्कशीट है उसमें सारे सेमेस्टर का या फिर जिसका ईयर वाइज होता है, मेरा 3 साल का है तो तीनों साल का जो आपका है वो एक ही में दे रखा है। ठीक है, तो मैं कंसोलिडेटेड लेके जाने वाली हूँ। बाकी मेरे पास ईयरली भी रखी है। पहले हमारे यहाँ 1 साल 2 साल की, मतलब 1 साल की देते थे, लेकिन फिर उसके बाद देनी बंद हो गई क्योंकि वो कंसोलिडेटेड आने लगी। तो कंसोलिडेटेड ही है मेरे पास। बाकी फर्स्ट ईयर की है, सेकेंड ईयर की आई थिंक की नहीं है। ठीक है, सेमेस्टर हमारा होता नहीं था। तो जिसका सेमेस्टर होता है अगर उसके पास कंसोलिडेटेड नहीं है तो वो सारे सेमेस्टर के लेके जाएगा। जिसके ईयर होता है उसके पास कंसोलिडेटेड नहीं है तो वो ईयर की लेके जाएगा। वैसे कंसोलिडेटेड तो हर किसी के पास होती है, फाइनल एक मार्कशीट आती है। तो बेटर है कि आप कंसोलिडेटेड लेके जाओ। ये दोनों, ये सारी भी रख लेना साथ में, ताकि एक फाइल बना लेना ताकि आपको इन केस ज़रूरत पड़े, वरना तो यहाँ पर स्लैश दिया है, इसका मतलब आपको कोई एक लेके जानी है इनमें से। ठीक है, उसके बाद डिग्री लेके जानी है आपको। डिग्री जो है आपका जैसे यूजी आपका जो भी ग्रेजुएशन हुआ उसकी डिग्री लेके जानी है। अगर आपकी 2 साल हो गए आपकी डिग्री को, यानी आपकी ग्रेजुएशन को, तो आप जो है जो आपकी डिग्री होती है ओरिजिनल वो लेके जाइएगा। अगर नहीं हुए हैं, अभी आपका 1 साल ही कंप्लीट हुआ है, तो आपको प्रोविजनल मिल जाएगी वो, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी से, आपके कॉलेज से प्रोविजनल मिल जाएगी, वो ले जाना। जिस किसी ने भी और जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसकी डिग्री ये सब चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद अब मार्कशीट में अगर हम बात करें तो मार्कशीट में आपको कौन कौन सी मार्कशीट लेके जानी है वो यहाँ पर हम बात कर ले। देखो, क्लास 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। पहले क्या होता था, क्लास 10th मतलब मार्कशीट अलग आती थी और एक सर्टिफिकेट अलग आता था 10th में, 10th तक। ठीक है, तो मेरे पास 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है। लेकिन जब मैं 12th में पहुंची थी तो उसमें ये हो गया था कि हमारी मार्कशीट और सर्टिफिकेट को एक साथ, मतलब एक ही सर्टिफिकेट बना दिया था। उसमें सर्टिफिकेट भी काउंट होता है और मार्कशीट भी काउंट होती है। तो अगर किसी का 12th का अलग अलग है तो वो अलग अलग लेके जाएगा, किसी का एक में ही है तो जाहिर सी बात है एक लेके जाएगा। ग्रेजुएशन की जितनी भी मार्कशीट्स हैं, जैसे मैंने बता दिया कंसोलिडेटेड। ठीक है, बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपकी कंसोलिडेटेड चल जाएगी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं सर्टिफिकेट की। कौन सा कैटेगरी सर्टिफिकेट, एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपका सेंट्रल फॉर्मेट का होना चाहिए। कैसा, सेंट्रल फॉर्मेट का होना चाहिए। प्लस स्टेट वाला जो होता है ना आपका, वो भी आपको लेके जाना चाहिए साथ में मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने एक आध वीडियो देखी है जिसमें उन्होंने बोला है कि आपको स्टेट का भी लेके जाना चाहिए, साथ में लेके जाना है। ठीक है, बाकी ईडब्ल्यूएस का भी लेके जाना है। ईडब्ल्यूएस का उसमें दे रखा है कि आपका शायद
इसी करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, तो वो लेके जाना है। ST SC OBC का, ST SC का तो आई थिंक एक बार ही बनता है। OBC का, यानी मैं कैटेगरी OBC में आती हूँ, तो OBC का ऐसा होता है कि शायद पुराना नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसी साल बनवाया है। मैंने जो बनवाया अभी 6 अक्टूबर का मेरा वो बना हुआ है, तो वो मैं लेके जाने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, NOC, उनके लिए जो कि देखो कुछ लोग होंगे जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर से कोई भी NOC नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में हो या क्वासी गवर्नमेंट यानी हाफ, मतलब गवर्नमेंट जैसे हाफ होता है ना, उसमें हो या पब्लिक सेक्टर में हो, तब आप जो है NOC आपको कंपलसरी लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रिंट आउट मतलब एडमिट कार्ड है, उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है, वो लेकर जाना है। उसके बाद फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आप देखो, वैसे भी आप प्री और मेंस में लेके गए होगे जो भी पैन आधार, जो तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID जो है, जो फोटो वाली होती है जिसमें फोटो चिपका साथ में होता है, वो लेके जानी है। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आपका चल सकता है, लर्नर वाला नहीं चलेगा, ठीक है। ओरिजिनल लेके जानी है, साथ में फोटो कॉपी भी लेके जानी है। उसके बाद जितने भी आपके रिलेटेड सर्टिफिकेट्स है या मार्कशीट है, उसके बाद आपने कुछ भी डिप्लोमा किया है या कुछ भी सर्टिफिकेट कंप्यूटर में किया है, कुछ भी XYZ, या आपने कहीं जॉब की है और आपने उसको मेंशन किया है, प्राइवेट जॉब भी की है अगर उसको मेंशन किया है, तो आपका जो है एक सर्टिफिकेट ले जाए, जैसे एक प्रूफ होता है कि हाँ यहाँ जॉब की, एक सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस लेटर देते हैं जॉब वाले, तो वो आप ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, और सेट कितने बनाने हैं, 2 सेट बनाने हैं, ठीक है। फोटो कॉपीज के 2 सेट, यानी कि प्रिंट जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके भी आप 2 सेट निकालोगे, एडमिट कार्ड के भी आप 2 सेट मतलब 2 कॉपीज निकालोगे, बाकी सबकी जो भी आप फोटो कॉपीज कराओगे 2 सेट बनाने हैं आपको। और बनाना भी कैसे है आपको, मतलब आपको सीरियल वाइज बना, जो भी आपके ये लाइन, मतलब वैसे शायद वहाँ मेंशन होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला फॉर्मेट होगा, क्योंकि जब इन्होंने इस तरीके से मेंशन किया तो यही फॉर्मेट होगा कि पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, फिर शायद डेट ऑफ बर्थ का, मतलब आपका प्रूफ, इस तरीके से। अगर इस तरीके से नहीं होगा तो वहाँ पर जो मेंशन होगा उस हिसाब से सारे मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके लगा लीजिएगा, ठीक है। आप एक साथ में स्टेपलर लेके जाइएगा, और मतलब इंक पैड भी अपना एक साथ में लेके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं फोटोग्राफ्स आपको 8 से 10 फोटोग्राफ आप रख लो साथ में, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कि कितने फोटोज वहाँ पे लगने हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ फॉर्म फिल किए जाते हैं, तो वही वाला फोटोग्राफ आपको लगाना है जो आपने अपलोड किया था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेरे इंटरव्यू डेट की, तो मेरा इंटरव्यू जो है वो 16 नवंबर को है 2022। पैनल मेरा 3rd है, टाइमिंग 8:30 AM है, और सेंटर है आपका आर्यवर्त ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ, ठीक है, आर्यवर्त बैंक ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ। तो अगर हम बात करें कौन कौन से सोर्सेज मैं यहाँ पर फॉलो कर रही हूँ, वो मैं बता देती हूँ आपको। ऑलिव बोर्ड चैनल है यूट्यूब पर, उसका एक प्लेलिस्ट है उसकी, RRB PO इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइड 2022 बाय आदित्य सर, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आप जो है वहाँ से सर कुछ वीडियोज़ डाल रहे हैं, मतलब जैसे आपके HR के जो क्वेश्चन होते हैं या फिर RRB से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो वहाँ पर डाल रहे हैं, उनकी वीडियोज़ डेली, तो वो आप वहाँ से लीजिएगा, एक अच्छा ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन को आंसर करने का। उसके बाद ऑलिव बोर्ड में ही मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं, मॉक इंटरव्यूज की जो है आप वीडियो देख सकते हो, जो भी मतलब हालांकि वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नहीं है, बट उनके वीडियोस आप देख लोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो भी कैंडिडेट है ये क्या गलतियां कर रहा है, और अगर कुछ अच्छी चीज़ कर रहा है तो वो भी आप अडेप्ट कर सकते हो उसके मॉक इंटरव्यू से, ठीक है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जिनकी आप आंसर, आपको लग रहा होगा अरे ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछा जा सकता है, आप हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट का कोई कैंडिडेट वहाँ हो, अगर उससे कोई क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा रहा है तो मे भी हो सकता है कि चांसेस हो आपसे क्वेश्चन वो इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर लोगे, ठीक है। और बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज हो रहे हैं, आप डेली एक देख सकते हो, एक दिन गैप करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब बाकी अनिल अग्रवाल सर की एक प्लेलिस्ट है IBPS RRB इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसकी भी जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसमें लगभग 200-250 से ऊपर वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ की
क्वांटिटी ज़्यादा है बट लेंथ बहुत कम है। तो आप जो है अगर डेली भी मतलब अगर आप अपने लेजर टाइम में भी देख रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा बैंकिंग अवेयरनेस का। सर की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो मतलब अगर आप नॉर्मली जब यूट्यूब सर्फ कर रहे हो या कोई और सोशल मीडिया सर्फ कर रहे हो तो उसको ना करके आप सर की 1 2 3 वीडियोस ऐसे इस तरीके से देख सकते हो। लंबी नहीं होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 मिनट की मिलेगी एक वीडियो, ठीक है। बाकी अड्डा 247 से आपको मैं जो हूँ डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देख रही हूँ ताकि मैं करंट अफेयर्स से कनेक्टेड रहूँ। हालांकि IBPS PO मेंस है, उसके लिए भी हमें करंट अफेयर्स चाहिए और RRB PO के इंटरव्यू के लिए भी चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स से वो पूछते हैं, ठीक है। और उस दिन का आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ के जाना है, न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ के जाइएगा उस दिन। थोड़ा बहुत बैंकिंग अवेयरनेस ज़रूर देख लीजिएगा कि हाँ आज की बैंकिंग की क्या न्यूज़ है। और इस वाले करंट अफेयर्स में भी आपको फोकस रखना है बैंकिंग अवेयरनेस पे, ठीक है। और जो मेजर चीज़ें हो रही हैं, जो नेशनली जो मेजर चीज़ें हो रही है, कोई भी मेजर इवेंट हो रहा है तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मतलब वीडियोस अपलोड की हैं यूट्यूब पर, तो आप 4 से 5 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देख लीजिए मेजर लोगों के। एक हर्षल सर का है लर्निंग कैप्सूल, हर्षल सर का, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। वो मैंने उनका देखा तो उन्होंने बहुत डिटेल में उस पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताया कि किस तरीके से उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो आप देख लेना। और 1 2 लोगों का और है जो काफ़ी अच्छे हैं, तो वो जब आप सर्च करोगे तो व्यूज़ के अकॉर्डिंग ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पर्टिकुलरली अपने लिए मतलब क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस तो जनरल है, वो सबसे कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी पर्टिकुलरली अपनी जो भी जैसे आपकी पर्सनैलिटी या फिर आपकी ग्रेजुएशन, आपके घर वाले, आपकी फैमिली से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर आप देख लेते हैं क्या प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन सबका अलग होगा, सबका सेम नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन अपना काफ़ी मतलब बहुत लंबा भी नहीं रखना है, बहुत छोटा भी नहीं रखना है, एक अच्छा सा स्वीट सा इंट्रोडक्शन अपना देना है, ठीक है। उसके बाद नेटिव प्लेस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे मान लो आपका कोई, आप किसी ऐसे शहर में रह रहे हो जिससे रिलेटेड कोई चीज़ फेमस है, जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री का पार्ट फेमस है या कुछ भी, कोई डांस या कुछ भी हो सकता है वो फेमस है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। या फिर अगर कोई करंट अफेयर्स उससे रिलेटेड अभी चल रहा है या हाल ही में 3 4 महीने पहले हुआ है तो उसको सर्च कर लीजिए, ठीक है। और उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको अगर आपके, क्योंकि जो भी इंटरव्यूअर होता है ना उसको मोस्टली नॉलेज होती है, मतलब वो लोग करंट अफेयर से बहुत अप टू डेट रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, तो उनको पता होता है किस जगह पे क्या मेजर चीज़ हुई है, तो वो आपको पढ़ के जाना है। और मान लो कुछ हिस्टोरिकली अगर आपके नेटिव प्लेस से हुआ है तो वो भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। जैसे मैं जिस शहर में रहती हूँ तो उस शहर से जो है हमारे उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड के CM जो है हमारे ही शहर से, हमारी जो हमारा शहर है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उससे वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर वो मुझसे उत्तराखंड में एक बार खटीमा मतलब सॉरी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ गोलीकांड हुआ था उत्तराखंड और UP को अलग करने के लिए, तो वो भी पूछा जा सकता है मुझसे, ठीक है। तो जो लोग उत्तराखंड से हैं तो वो अपना प्लेस पर्टिकुलरली देख लेंगे, मैं किस प्लेस से हूँ, उस प्लेस से रिलेटेड अगर कुछ ऐसा है तो वो उसकी पढ़ लें। बाकी और भी जो भी अदर स्टेट्स हैं वो भी देख लें इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कॉलेज नेम कोई भी इम्पॉर्टेंट पर्सन से रिलेटेड है तो आपको उनके बारे में प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो स्कूल नेम है वो है राणा प्रताप इंटर कॉलेज, तो राणा प्रताप जो है वो महाराणा प्रताप जी से मतलब इंस्पायर होकर रखा गया है, तो उनके बारे में मुझसे पूछा जा सकता है। और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी है, तो महात्मा ज्योतिबा फूले जो हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन रहे थे, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा काम किया है और महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है, तो उनके बारे में मुझसे पूछा जा सकता है। मैंने उनके लिए वो दोनों को प्रिपेयर कर लिया है अच्छे से, ठीक है। बाकी आपका RRB, आपके स्टेट में कौन सी RRB, कितनी RRB है, नाम क्या है उनका, आपकी प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। आपने जिस RRB को प्रेफरेंस दी है, बेसिकली अगर मान लो आपके 2 से 3 RRBs हैं आपके स्टेट में, जैसे UP में 3 है, हालांकि एक ने अभी वैकेंसी नहीं दी है तो 2 हैं, तो उसमें से कोई एक आपकी प्रेफरेंस होगी, तो उस RRB का क्या करना है आपको, जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हैं
आप एक काम करना, आरआरबी जैसे हमारे उत्तराखंड की जो आरआरबी है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, तो उसकी मैंने वेबसाइट पे गई, उसकी वेबसाइट पे अबाउट का सेक्शन, एफएक्यू का सेक्शन, तो बहुत सारी वहाँ से जितनी भी चीज़ें मुझे मिल सकी है मैंने वो नोट डाउन की, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैंने वहाँ से क्या क्या नोट किया है कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक यूजीबी कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। हेड ऑफिस कहाँ पर है, स्पॉन्सर बैंक कौन सा है उसका, टोटल ब्रांचेस कितनी हैं, और मैंने थोड़ा थोड़ा डिटेल में प्रिपेयर कर लिया है कि रूरल कितनी है, सेमी अर्बन कितनी है, अर्बन कितनी है, ठीक है, और रीजनल ब्रांचेस कितनी है टोटल। उसके बाद चेयरमैन कौन है, ठीक, और रीजनल जो ब्रांचेस हैं उनके भी नाम देख लिए यहाँ पर, ठीक। उसके बाद तो यहाँ पर स्पॉन्सर बैंक के चेयरमैन कौन है, उनकी स्पॉन्सर बैंक की टैगलाइन क्या है, स्पॉन्सर बैंक कब बना, ठीक है, और जो हमारा उत्तराखंड ग्रामीण बैंक था, 2 ग्रामीण बैंकों को मर्ज करके बनाया गया था, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक। तो इतनी ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको अपनी जो है पर्टिकुलर आरआरबी के बारे में होनी चाहिए, ठीक। तो आरआरबी के बारे में आप ये प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। उसके बाद आपकी जो हॉबी है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाइएगा। और जैसे मेरी हॉबी है पोइट्री लिखना, हिंदी पोइट्री मैं करती हूँ, तो उसके बारे में अब या तो वो मुझसे ये पूछ सकते हैं कि मेरी हिंदी की पोइट्री कोई सुना दो, इस तरीके से हो सकता है, या फिर मुझसे पोइट्री के सेक्शन में वो कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा बेसिक आपको प्रिपेयर करके जाना है। मान लीजिए आपको कोई गेम में इंटरेस्ट है, कोई गेम आपकी हॉबी है, तो उस गेम की बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर उससे रिलेटेड कुछ इवेंट हो रहा है इंडिया में, तो या फिर इंटरनेशनली या इंडिया ने कहीं पार्टिसिपेट किया, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका नेम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेम का मीनिंग बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा लोगों से पूछा जाता है अगर आपका नेम बहुत थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है। हालांकि मैंने ये देखा है कि मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की वीडियोस देखी हैं, मैंने ये भी देखा है कि नॉर्मल नाम भी होता है। इवन आपका पवन नाम भी एक सर का था, उनसे भी उनका मीनिंग पूछ लिया गया था, तो पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके फादर या आपकी मदर का कोई ऑक्यूपेशन है, मान लीजिए आपके फादर का कोई बिजनेस है, या आपके फादर किसी गवर्नमेंट जॉब में, या आपकी मदर किसी गवर्नमेंट जॉब में है, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी है XYZ, तो उसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। मान लो या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में भी है, तो उस कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज। ये नहीं होता है इंटरव्यू में कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब सागर पूरा पढ़ के जाना नहीं, लेकिन जो भी आपसे रिलेटेड है उसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद आपको आपकी जो सिबलिंग्स है, आपके जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, उनकी अगर वो एजुकेशन का मतलब ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, या फिर वो जॉब कर रहे हैं तो उनकी जॉब के बारे में, जैसे आपके फादर मदर के ऑक्यूपेशन के बारे में पूछे, वैसे मतलब ब्रदर और सिस्टर के जॉब के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन जो आपने किया है वो बैंकिंग के लिए किस तरीके से यूजफुल है, वो उसका आपको आंसर यहाँ पर आना चाहिए। जाहिर हालांकि देखो 3-4 ही ग्रेजुएशन स्ट्रीम मेनली रहती हैं इंडिया के स्टूडेंट्स की, जैसे या तो BSc ग्रेजुएट होगा, या BCom ग्रेजुएट होगा, या फिर इंजीनियर होगा, BTech, ठीक है। थोड़ा BA भी होता है और मतलब काफ़ी सारे, जैसे आपका IT में भी हो सकता है, तो इतने हैं, मतलब जो भी है आपका उससे रिलेटेड यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो ज़रूर पड़ी होगी, आप वो देख लेना, और एक अपना यूट्यूब से थोड़ा आइडिया ले लेना, और एक अपना पर्सनल आपको जो पर्टिकुलरली फील होता है कि हाँ ये चीज़ मुझे मेरे ग्रेजुएशन से मिली है, ये स्किल मुझे मिली है जो कि इसमें बैंकिंग में काम आएगी, तो वो आप देख लीजिएगा। ऐसे मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें मैम ने मतलब वो बोल रही थी, जिससे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपका कैसे बैंक मतलब काम आएगा ये, तो इंटरव्यू सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे उनके जवाब से। उन्होंने ये बोला कि आप ये कह दीजिए ना डायरेक्टली नहीं काम आएगी आपका ग्रेजुएशन हमारे बैंक में। तो उन्होंने इस चीज़ को मतलब वो थोड़ा प्रेशर बिल्ड हो रहा था उनके ऊपर, उन्होंने इस चीज़ को इस तरीके से लिया कि हाँ सर मतलब डायरेक्टली कोई काम नहीं आएगा ग्रेजुएशन मेरे जो उसमें है, इनडायरेक्टली जो मेरी स्किल्स में बिल्ड हुई हैं वो ज़रूर काम आएंगी बैंकिंग में, इस तरीके से, ठीक है। बाकी अगर आपके पास कोई एज गैप है आपकी ग्रेजुएशन में और अभी इंटरव्यू के टाइमिंग में, या फिर वैसे कोई भी गैप है, उसको जस्टिफिकेशन करना है, तो उसको भी एक अच्छे तरीके से जस्टिफाई कीजिएगा। ये नहीं कि
मतलब अपने आप को वीक नहीं दिखाना है उस पॉइंट में भी, ठीक है। जस्टिफिकेशन ऑफ गैप के लिए भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप एक बार देख लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। मैं इसी तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ, थोड़े बहुत इंटरव्यूज़ देख रही हूँ, मॉक इंटरव्यूज़ देख रही हूँ। बाकी अभी तक मैंने कोई भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया है पर्टिकुलरली, देखते हैं अभी थोड़ा एक तो जगह चल रहा है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर इंटरव्यू दूंगी। और बाकी अगर आपको मॉक इंटरव्यू नहीं देना है तो मत दीजिए, पैसे पेड क्लासेस में वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में भी खुद से बात करके आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू है और मैं जितना कोशिश करूँगी कॉन्फिडेंट रहने की, मैं उतना कॉन्फिडेंट वहाँ पर रहूँगी। कुछ भी ब्लफ नहीं करना है आपको, कुछ भी आपको इस तरीके से अपने फेस पे शो नहीं करना है कि मैं घबरा गया हूँ या फिर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। आपको नहीं आता आंसर क्वेश्चन का, सिंपली आप ये बोलोगे आई एम सॉरी सर, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, मैं इसको पढ़ लूँगी, जाकर पढ़ लूँगा, इस तरीके से, ठीक है। और अगर ग्रेजुएशन से कोई क्वेश्चन पूछा जाए मान लो और आपको नहीं आ रहा हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन जाहिर सी बात है इंसान का काफ़ी टाइम हो जाता है तो वो नहीं उसको याद रहता है। तो सिंपली अगर आपको आता है तो जवाब दे दो, नहीं आता है तो आपको नो बोलना है, सीधे सॉरी बोल के नो बोलना है, ठीक है। इसके भी मार्क्स मिलते हैं, सॉरी बोल के एक मतलब ये आपकी सच्चाई है, आपकी ट्रुथफुलनेस है कि हाँ आप सच्चे हो, जो भी आप है मतलब आप सामने हो, ये नहीं कि आप कुछ झूठ बोल रहे हो। आप आंसर करो क्वेश्चन करने का, अरे नहीं सर मुझे, मतलब कुछ भी एक्सक्यूज देने का, वो नहीं चलेगा। आपको बस सिंपली सॉरी बोलना है और नो कह देना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी इंटरव्यू के रिगार्डिंग पूछना है या कोई वीडियो अगर चाहिए पर्टिकुलर किसी आंसर के लिए, किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए, तो वो बता दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो बना दूंगी। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर कर रखे हैं आंसर्स के लिए, तो मैं एक आइडिया दे दूँगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके जैसे ये पर्टिकुलरली इंट्रोडक्शन वगैरह के, तो उसके आप आंसर्स बना सकते हो, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय।